हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन ना हर उस स्टूडेंट के लिए है जो कि कॉमर्स बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाला है। आज हम लोग कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब कॉमर्स बेस्ड बात करें तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जैसे एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऐसे करके इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपके वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो कि कॉमर्स से रिलेटेड हैं। लाइक अकाउंट से रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन, कॉस्टिंग से, एफएम से, टैक्स से। तो आज हमने क्या किया है ना कि अब हम जो सेशन अपलोड करने वाले हैं एटलीस्ट 4 to 5 सेशंस अपलोड करेंगे सिर्फ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बेस्ड ऑन कॉमर्स। ठीक है, तो ये हर एक एग्जाम के लिए इक्वली रेलेवेंट है, तो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वन अकाउंटिंग पीरियड इज डेफर्ड इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड एंड इज शोड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं कि अगर हमने आज की डेट में करंट ईयर में एक्सपेंस किया तो क्यों हम उसको करंट ईयर में नहीं दिखा करके अगले 5 साल में या अगले 10 साल में राइट ऑफ करें। ऐसा हम इसलिए करते हैं ना क्योंकि हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस तो लॉन्ग रन तक, दैट इज इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा। और जब आप ये मान रहे हो कि इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा तो ये किस रूल के बेसिस पे या किस प्रिंसिपल के बेसिस पे मान रहे हो? गोइंग कंसर्न। आप ये मानते हो कि आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन में दैट इज इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा और इसीलिए ना आप खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। जो खर्चे करंट ईयर से रिलेटेड होते हैं उनको आप रेवेन्यू आइटम की तरह दिखाते हो और जिन खर्चों का बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा उनको आप कैपिटल आइटम की तरह दिखाते हो, जैसे असेट। तो एज पर गिवन ऑप्शन दिया हुआ है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट एंड गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या होगा? 4th। नेक्स्ट, नेम द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच द ओनर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस इज शोन एज लायबिलिटी इन द बिजनेस। जो भी ओनर इन्वेस्ट करता है उसको हम किसकी तरह दिखाते हैं? लायबिलिटी की तरह। क्यों? क्योंकि ओनर को और बिजनेस को हम अलग अलग पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं और ये होता है ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये सारे कंसेप्ट ना हमने डिटेल में अपने चैनल पर डिस्कस किए हुए हैं, सबकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। करेक्ट आंसर होगा 1st। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब देखो अगर अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन है। पहला है कंसिस्टेंसी, फिर है कंजर्वेटिज्म, फिर है हमारे पास फुल डिस्क्लोजर एंड लास्ट है मटेरियलिटी। बट ट्रू एंड फेयर की बात करें तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है। करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें तो असेट इज इक्वल टू होता है इक्विटी प्लस लायबिलिटी एंड ऑप्शन देखो, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी, असेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, असेट इज इक्वल टू कैपिटल माइनस शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस ओनर्स कैपिटल। देखो यहाँ पे ना ये एक मिस प्रिंटिंग है, ये कैपिटल प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी है तो कैपिटल प्लस शेयर होल्डर इक्विटी भी ठीक है और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये लायबिलिटी होना चाहिए था। ठीक है, अब क्योंकि ये वाला इक्वेशन सही होता बट यहाँ पे प्लस नहीं है तो इसको हम कट कर दे रहे हैं एंड लास्ट वाला भी देखो प्लस नहीं है इसलिए हम इसको कट कर दे रहे हैं। माइनस तो कभी होगा ही नहीं शेयर होल्डर्स इक्विटी में से कैपिटल, बेसिकली होना क्या चाहिए था? कैपिटल प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। तो करेक्ट आंसर होगा 1st। बस इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना था, हमने कर दिया है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जो भी चीज़ आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो दैट इज कन्वर्टेबल इनटू मनी, हम बुक्स में सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते हैं, बाकी कोई भी चीज़ हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर भले वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। फॉल इन प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। अब देखो स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स होगा तो आपका प्रोडक्शन फॉल हुआ, आपके प्रोडक्शन फॉल की वजह से भी आपको लॉस हो रहा है बट क्योंकि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी तो क्या हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। रेंट पे टू लैंडलॉर्ड, हमें पता होता है कि कितना रेंट पे किया तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ब्रोकरेज पे कर रहे हैं ये भी रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय ओनर तो ये ड्राइंग हो गई, ये भी हमें पता है कितनी हमने ड्राइंग की तो इसको भी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। बट फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है ये एज पर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, बट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सिर्फ ये कहता है कि जो भी चीज़ें कन्वर्टेबल इंटू मनी आप वो बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट, टिक अनदर नेम फॉर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये हमने पहले भी बताया कि इसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट नेचर ऑफ अकाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल एंड पर्सनल बोथ। हमने ना ये भी डिस्कस किया हुआ है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है और उसका पूरा एग्जाम्पल भी दिया है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्योंकि ये असेट है और असेट मतलब सिंपली क्या हो गया? रियल अकाउंट, तो करेक्ट आंसर होगा 1st। नेक्स्ट,
Recording of transaction in the books of accounts as and when it happens is called as journal entry, ledger posting, classifying the transaction और summarizing the books. आपने जैसे ही ट्रांजेक्शन किया आप उसको तुरंत बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हो इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री. दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, द फाइनेंशियल ईयर फॉलोड इन इंडिया फॉर अकाउंटिंग पर्पजेज. अकाउंटिंग पर्पज के लिए हम हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल से और एंड करते हैं नेक्स्ट ईयर 31 मार्च, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड. नेक्स्ट, द प्राइमरी एंड सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज. देखो बुक कीपिंग का एक प्राइमरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक अकेला ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को आप बुक में प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि अगर हम लोग बुक कीपिंग की बात करें ना तो वो जर्नल एंट्री तक ही बुक कीपिंग होता है और उसके बाद लेजर से बेसिकली हम लोग ये मानते हैं कि जो लेजर ऑनवर्ड्स है वो हमारा अकाउंटिंग का पर्पस स्टार्ट हो जाता है. क्लियर. तो क्लासीफाइंग करना नहीं हो सकता, रिकॉर्डिंग करना होता है, एनालाइजिंग करना नहीं होता, कम्युनिकेटिंग करना नहीं होता, क्योंकि फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये अकाउंटिंग के स्टेप्स हैं ना कि बुक कीपिंग के. करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस हैपनिंग इन बिजनेस. नेक्स्ट, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ. जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की बात करो तो आप किसकी बात करोगे? अकाउंटिंग की, क्योंकि बुक कीपिंग की बात करें तो उसमें हमने बताया कि हम जर्नल एंट्री तक ही बात करते हैं. नेक्स्ट, computing net profit or net loss in the business is derived at which stage of accounting? Recording, classifying, summarizing, interpreting और analyzing. अब देखो अगर हम लोग net profit net loss की बात करें तो net profit net loss ये कहाँ आता है? जब ट्रायल बैलेंस आपका बन जाता है तो विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस आप क्या बनाते हो? आप बनाते हो ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट. और बैलेंस शीट में ट्रेडिंग पीएल, तो पीएल की अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, उसमें हम लोग नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में बताते हैं. तो यही चीज़ कह रहा है कि इस स्टेज से डिराइव हो सकता है. तो नो डाउट समराइजिंग के स्टेज से डिराइव हो सकता है. समराइजिंग के बाद मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आप ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाओगे जिससे आप नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालोगे और उसी को आप इंटरप्रेट और एनालाइज करते हो और जो कि आप कम्युनिकेट करते हो अपने यूजर्स को. तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड. नेक्स्ट, in case at the end of financial year the closing stock is left worth rupees 20,000 after the sale of goods worth rupees 1,50,000 in a year. तो इसको बेसिकली हम लोग क्या मानते हैं? ट्रांजैक्शन और इवेंट. ये ना बेसिकली रिजल्ट है. जनरली हम लोग इसको कैसे देखते हैं? रिजल्ट की तरह. तो रिजल्ट मतलब इवेंट. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, knowing the detailed cost of producing a product is obtained in which type of accounting? No doubt cost accounting, क्योंकि cost accounting में हम हमेशा यही कैलकुलेट करते हैं कि हमारी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है. तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, which of the following is not an advantage of accounting? Referring the transaction for taxation, referring the transaction for legal purpose, communicating the accounts to users, recording of non-monetary transaction in business. देखो अगर हम लोग अकाउंटिंग की बात करें तो उसमें हम कभी भी नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो ये एडवांटेज कैसे हुआ? ये तो डिसएडवांटेज है ना. तो करेक्ट आंसर होगा 4. नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग? फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है? ल्यूका पिकुली. दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2. नेक्स्ट, accounting that attempts to include factor environmental cost into the financial result of operation is inflation accounting, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ग्रीन अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग. जहां हम लोग इन्वायरमेंट की बात करेंगे वहां हम किसकी बात करेंगे? ग्रीन अकाउंटिंग की. तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड. द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज टेकन केयर इन विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग? इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, फिड्यूशरी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन अकाउंटिंग. हम ये बात करें कि हमारे कॉस्ट जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर राइज हो रहा है तो राइज हो रहा है इसका मतलब इन्फ्लेशन अकाउंटिंग. दैट इज करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट. नेक्स्ट, द नेट रिजल्ट वी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट से हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आता है एंड अगर यही हम बात करते पीएल की तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है. तो करेक्ट आंसर होगा 2. एंड नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज विल बी रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट? क्योंकि वेजेस पहले लिखा है तो ये ट्रेडिंग में जाएगा, पहले सैलरी लिखा होता तो पीएल में जाता. करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट. नेक्स्ट, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन. अब देखो यहाँ पे ना जो क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ ना ये मिस प्रिंटिंग है. इनको ये नहीं पूछना चाहिए था, इनको COGS पूछना चाहिए था. क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस है तो भाई आप सेल्स में से माइनस करोगे COGS, है ना. तो क्वेश्चन में ये मिस प्रिंटिंग है. यहाँ पे ये COGS का लेना. और अगर हम लोग COGS के फॉर्मूले की बात करें तो COGS का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. अब एज पर गिवन ऑप्शन देखो यहाँ दिया है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ये भी करेक्ट है. बट अगर एग्जैक्ट आंसर देखोगे ना तो ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न दैट इज नेट परचेज की बात किया है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो जो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेडिंग पीएल की बात करें ना तो ट्रेडिंग पीएल में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही दिखाते हैं, उसमें अलग से हम लोग डायरेक्ट लेबर की बात नहीं करते। वेजेस सैलरीज की बात होती है बट डायरेक्ट लेबर की बात नहीं होती है। क्लियर? तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर है थर्ड। एंड यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नहीं होगा, यहाँ COGS होगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एन एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन। देखो अगर हम लोग एसेट का लेजर बनाना जानते हैं तो ये हमारा एसेट अकाउंट है, मान लो लेजर है, तो ये हमेशा डेबिट में ऐड होगा, क्रेडिट में माइनस होगा, क्योंकि एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो नो डाउट जब भी आप एसेट इंक्रीज करोगे तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब ऑप्शन देख लेते हैं, डेबिट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट। देखो फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर दिया है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, आगे हम रीड नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड। अब अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये जो लेजर बनता है कैपिटल अकाउंट का, इसको हम इंक्रीज करते हैं क्रेडिट साइड और डिक्रीज करते हैं डेबिट साइड, क्योंकि कैपिटल का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ये होगा एड साइड कौन सा होगा, क्रेडिट साइड, और हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड। अब ऑप्शन देख लेते हैं, डेबिट साइड तो होगा ही नहीं, क्रेडिट साइड और राइट हैंड साइड, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो इसमें हम हमेशा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना वो दिखाते हैं। तो इनडायरेक्ट कहाँ दिखाते हैं, वो हम लोग दिखाते हैं पीएल अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखाएंगे, एक्सपेंसेस इनकर्ड एट फैक्ट्री, जो भी फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं वो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, इसलिए उसको भी हम ट्रेडिंग का ही पार्ट मानते हैं। अगर ऑफिस से रिलेटेड होता तो पीएल में जाता। एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, ये भी ट्रेडिंग का पार्ट है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनने से रिलेटेड खर्चा है वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 4 कि ऑल ऑफ द अबव, ये सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, जर्नल एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी पेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये तीनों ही पीएल का पार्ट है। बट अगर फ्यूल एंड पावर की बात करें तो क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसलिए ट्रेडिंग का पार्ट बनता है, तो करेक्ट आंसर होगा 4 फ्यूल एंड पावर। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बट अगर फ्रेट इनवर्ड होता, फ्रेट आउटवर्ड होता तो फ्रेट इनवर्ड होता डायरेक्ट एंड फ्रेट आउटवर्ड होता इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, इंटैंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच हैज़। देखो इंटैंजिबल असेट वो असेट होता है ना जिसका बेनिफिट तो आपको बिजनेस में मिलता है, जैसे गुडविल, बट आप उसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हो। जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, दे आर सब्जेक्ट टू हैपनिंग ऑफ इवेंट बोथ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस। करेक्ट आंसर होगा 2 कि इंटैंजिबल असेट वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक गिवन एज एन एडजस्टमेंट इज रिकॉर्डेड इन। जब भी एडजस्टमेंट में होगा तो इसका एडजस्टमेंट 2 जगह होगा, एक तो ट्रेडिंग में जाएगा बाई साइड और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा करंट एसेट में। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 2। नेक्स्ट, there is a machinery costing rupees 1 lakh. The rate of depreciation on machinery is given as 10%. Select the correct accounting treatment for the given transaction. अब देखो अगर मशीन 1 लाख की है और उस पर 10% का डेप्रीसिएशन है तो ये 1 लाख की वैल्यू हो गई और 10% मतलब 10,000 हमारा डेप्रीसिएशन हो गया, तो बैलेंस कितना बचा, 90,000। ये जो 10,000 है ये हम लोग 2 जगह दिखाएंगे, एक तो दिखाएंगे पीएल में खर्चे के तौर पे और एक बैलेंस शीट में असेट से लेस करके दिखाएंगे। क्लियर? तब ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास दिया है। 10,000 शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एज डेप्रीसिएशन एंड 1 लाख ऑन मशीनरी ऑन असेट साइड। नो, 90,000 दिखाना है। वही चीज़ सेकंड में भी 1 लाख दिया इसलिए हमने कट कर दिया। थर्ड पढ़ेंगे 10,000 हम डेबिट साइड में दिखाएंगे पीएल के एज डेप्रीसिएशन, येस, एंड 90,000 मशीनरी का बैलेंस दिखाएंगे ऑन बैलेंस शीट, येस। करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, रेंट पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर इज ट्रीटेड एज। अगर आप अगले साल के लिए रेंट पे कर रहे हो एडवांस में तो नो डाउट ये क्या हो गया, प्रीपेड, और प्रीपेड को हम कहाँ दिखाते हैं, हमेशा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, रेंट माइनस प्रीपेड रेंट ऑन डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट। और एक और चीज़ कि जो रेंट हम लोग जैसे पीएल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो रेंट में से हम क्या करते हैं, जितना भी प्रीपेड अगले साल का रेंट हमने पे किया उसको माइनस कर देते हैं और जो करंट ईयर का रेंट होता है वो पीएल में दिखाते हैं डेबिट साइड। प्लस शोन एज प्रीपेड रेंट ऑन असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट,
करेक्ट है। देखो फर्स्ट में ही करेक्ट दिया है कि रेंट में से प्रीपेड रेंट माइनस किया, जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में दिखा दिया पीएल के, और प्रीपेड रेंट को हम कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ डैश फॉर बिजनेस। अब क्योंकि आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी तक ये ड्यू हो चुकी होगी पर आपने पे नहीं किया है, तो ये लायबिलिटी है, इसीलिए हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह दिखाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा 2 लायबिलिटी। नेक्स्ट, इन केस द असेट्स एक्सीड्स द लायबिलिटी। अगर हमारी असेट लायबिलिटी से ज़्यादा है तो इस केस में जो भी हमारा डिफरेंस होता है ना, उसको हम किसकी तरह दिखाएंगे, बट ऑफिस कैपिटल की तरह, क्योंकि ये साइड बैलेंस शीट का एक साइड असेट होता है और एक साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 2 ओनर्स कैपिटल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब सिंपली क्या हो गया, SLM मेथड, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड, देन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी है, सिंकिंग फंड मेथड भी है, बट नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ये कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट, अंडर WDV मेथड, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है ना, जब आप देखोगे तो वो हर साल डिक्रीज होती है। क्यों, जैसे अगर मान लो 1 लाख की मेरी असेट की वैल्यू है, इस पर 10% का डेप्रिसिएशन है ना, तो हमने 10,000 दिया। अब अगले बार हम लोग 90,000 पे जब 10% देंगे तो ये 9,000 हो जाएगी। तो हर बार हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो क्या होगा, वैल्यू क्या है, डिक्रीज होगा, बट रेट डिक्रीज नहीं होता। तो करेक्ट आंसर होगा 3rd, डिक्रीजेस एवरी ईयर, दैट इज करेक्ट आंसर होगा 3rd। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹1 लाख, द सैल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन इज 10,000, यूजफुल लाइफ दिया हुआ है 5 ईयर, द अमाउंट एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड विल बी। अब देखो अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो डेप्रिसिएशन निकालना तो इसको में सबको आता है, सिंपली कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करते हैं। बट कई बार डेप्रिसिएशन रेट पूछता है, जैसा इस क्वेश्चन में पूछा है, तो डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकालते हैं, डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो पहले डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, 1 लाख माइनस 10,000 दैट इज 90,000 डिवाइडेड बाय 5। इससे मेरे पास जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी वो होगी 18,000, जो कि ऑप्शन 2 एंड 4 में दिया है। अब अगर हमें डेप्रिसिएशन रेट निकालना है तो जो हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट आया है डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ मशीन मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे कैलकुलेशन करोगे तो 18% आएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा 4। क्लियर। नेक्स्ट, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को हम और किस नाम से कहते हैं, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। Next, sum of year digit method is also known as accelerated depreciation method, sinking fund method, declining method और unit of production method। इसका दूसरा नाम है accelerated depreciation method। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड ऑन असेट बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जब भी आप कोई असेट परचेज करते हो तो नो डाउट उसके नॉर्मल यूसेज की वजह से, वियर एंड टेयर की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो आपके पास असेट होता है ना उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो उसी को हम लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, तो डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, येस, ड्यू टू इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी, येस, ड्यू टू फिजिकल वेयर एंड टेयर ऑफ असेट। करेक्ट आंसर होगा 4, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको असेट को डेप्रिशिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कैश एक्सपेंस इन द बिजनेस, जहां से आपके पास पैसा ना जाए, रेंट पेड में जाता है, ब्रोकरेज में जाता है, हीटिंग लाइटिंग में जाता है, बट डेप्रिसिएशन ये एक नॉन कैश आइटम है। इसको हम बुक्स में सिर्फ इसलिए शो करते हैं सो दैट हमें ये पता चले कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एसेट परचेज करना हम कर पाए। जैसे अगर मान लो आपने कोई एसेट खरीदा है 1 लाख का और आपको पता है कि 5 साल में डिप्रिशिएट हो जाएगा, तो 20-20 हज़ार करके जो आप डिप्रिसिएशन दिखा रहे हो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हो सो दैट आपको 5 साल के एंड में पता चले कि इस एसेट की वैल्यू खत्म हो चुकी है और आपको ये एसेट खरीदना है। द रेगुलर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट ओवर अ पीरियड इज ड्यू टू, देखो अगर टैंजिबल एसेट पूछा होता तो करेक्ट आंसर डेप्रिसिएशन होता, और इंटेंजिबल एसेट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अमोर्टाइजेशन, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउटडेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन, डेप्रिसिएशन और ऑब्सोलेंस। इसको हम कहते हैं ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी आने की वजह से आपके पास जो एसेट है वो पुराना हो गया। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन कॉजेज अ डिक्रीज इन द वैल्यूएशन ऑफ डैश इन बिजनेस, नो डाउट असेट की वैल्यू को घटाता है, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट असेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, बट लास्ट इन लास्ट आउट लीलो करके कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वेटेड एवरेज मेथड है, तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड कि लास्ट इन लास्ट आउट मेथड ये कोई इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड नहीं है। नेक्स्ट, अंडर विच मेथड इन्वेंट्री केम इन बिजनेस लास्ट इज स्टॉक आउट फर्स्ट, जो लास्ट में आई वो पहले कहाँ जाएगी, बट ऑब्वियस लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में आपने उसको एंटर किया बट सबसे पहले आप उसको इशू करो, तो करेक्ट आंसर होगा 2।
कैपिटल गेन अराइजेज ऑन ट्रांसफर ऑफ, देखो कैपिटल गेन बेसिकली पर्सनल प्रॉपर्टी पे अराइज होता है, करंट एसेट पे नहीं होता, शॉर्ट टर्म एसेट पे नहीं होता, करंट लाइबिलिटी पे नहीं होता, प्रॉपर्टी पे होता है, जैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, आपकी लैंड हो गई। तो करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, Arvind Limited sold goods worth rupees 2 lakh which made a gross profit 80,000. He purchased goods amounting to rupees 1 lakh and opening inventory was 40,000. तो क्या हम क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अरविंद लिमिटेड सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 2 लाख, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 2 लाख, और हमारे पास क्वेश्चन में सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। तो जब हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आ जाएगा 1,20,000। अब 1,20,000 का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक जो कि दिया हुआ है 40,000 प्लस परचेजेस जो कि दिया है 1 लाख एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बस यहाँ से अगर आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 20,000 आएगा। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 20,000। नेक्स्ट, under which method of inventory valuation the COGS will be same using both periodic and perpetual inventory valuation method? इसका ना करेक्ट आंसर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में आप किसी भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन को यूज करो, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यूएशन सेम आएगी। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट लीड टू इनफ्लो ऑफ फंड्स, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। अब कह रहा है कि इनफ्लो ऑफ फंड्स, पैसा आएगा नहीं जाएगा, आउटफ्लो की बात कर रहे हैं ना। इनफ्लो ऑफ फंड कब नहीं होगा, देखो अगर हम प्रेफरेंस शेयर इशू करें तो हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। इशू के टाइम अगर प्रीमियम मिल रहा है तो भी पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट बेचने पे भी पैसा आएगा, बट जब आप रिडम्पशन करते हो तब तो आपको पेमेंट करना पड़ रहा है और उस पर भी आप प्रीमियम दे रहे हो, तो नो डाउट ये इनफ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, आउटफ्लो ऑफ फंड होगा। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज यूज टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नेट इनकम यूज करते हैं, ऑपरेटिंग इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट, नॉन ट्रेडिंग गेन। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, नेट इनकम। नेक्स्ट, which of the following are the features of fund flow statement? A statement of change in the financial position, a statement of sources and application of funds, summary of financial operation। ये तीनों ही statement और summary हम fund flow statement के लिए यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा for all of the above। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट, आउटफ्लो फंड मीन्स एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ कैश और सोर्सेज ऑफ कैश। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करोगे और जिसका करेक्ट आंसर होगा उसका हम आंसर पिन कर देंगे, प्लस ये क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट क्लास में जरूर अपडेट करेंगे। एंड इसी तरीके से ना 50-50 MCQs की हम सीरीज अपलोड करेंगे जहां सारे इंपॉर्टेंट MCQs बेस्ड ऑन कॉमर्स हम अपडेट करेंगे। अगर आज के सेशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, सो दैट हम सेम पैटर्न पे और वीडियोज़ बहुत जल्दी ड्राफ्ट करें, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहां हम अगेन और 50 MCQs पे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।